औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैंने रिक्वेस्ट की है, चूँकि आपको पता है पिछले चंद दिनों से या तो हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं या पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं, तो आज हमने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट जिनकी म्यूज़िक को सुनकर जब ये वायलिन बजाते हैं तो ये मिसमराइज कर देते हैं, आप इनके सहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। और आपको पता है म्यूज़िक की अपनी भी एक ज़ुबान है जो कि मोहब्बत करने वाले ही समझ सकते हैं, और ऐसे लोग समझ सकते हैं जिनकी दिल की तारें अपने महबूब के साथ जुड़ी हुई हों। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम एक मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमारे साथ आएँ और हम इनके जो म्यूज़िक है और ये जो वायलिन बजाते हैं इसके बारे में इनसे गुफ्तगू करें। मेरे साथ आज जो शख्सियत को मैंने इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की है उनका नाम है इफ्तिखार अहमद साहब। ये बहुत अच्छे वायलिनिस्ट हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। और उर्फ में इनको उर्फ आम में ओपी साहब भी कहते हैं। ये खुद बताएंगे कि इनको ओपी जो है वो किस वजह से कहा जाता है। सर आप ये बताएं कि म्यूज़िक का आपने आगाज़ कैसे किया? आपको बचपन से शौक़ था या आपने ये सीखा कैसे? मुझे सबसे पहले तो महताब भाई अस्सलाम वालेकुम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यानी जगह दी, इज़्ज़त दी। हमारे लिए ये आप डिज़र्व करते हैं। हमेशा हर आदमी डिज़र्व करता है, लेकिन जिसको जगह मिल जाए थोड़ी सी वो लकी होता है। सही है। थोड़ा सा तो आई फील कि आई एम लकी कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। ये जो म्यूज़िक है ये शुरू से मेरे अंदर था। ठीक है। शुरू से छोटा सा होता था, मैं इधर चौधारी में हम लोग रहते थे, तो अब जब घर वगैरह धुलता था, सिस्टर्स ने घर धोना, तो मुझे बाहर निकाल देते थे घर से। तो हमारे घर में रेडियो नहीं था, तो मोहल्ले में लोग रेडियो बजाते थे अपने अपने। तो जिसके घर में अच्छा गाना कोई चल रहा होता था या कोई नया गाना चल रहा था, मेरा काम होता था मैं उसके घर के सामने जाके बैठ जाता था। अब वो वहाँ से जो भी गाना अच्छा लगता था मुझे, अब वो मैं सुन के वापस आ जाता था। उसके बाद मैं कुछ सुनता नहीं था क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग का मीडियम नहीं था। ठीक है। वो गाना मैं ब्रेन में सारा दिन गाता रहता था। आप याद कर लेते थे? मैं याद कर लेता था उसको। अब जब सोता था मैं तो वो गाना भूल जाता था, क्योंकि सुबह उठते थे तो मेमोरी वॉश हुई होती है। तो फिर उस टाइम में 2.5 साल का था, तो रेडियो हमारे पास नहीं था। अब मैं कहता था कि अब मैं क्या करूं, इसको रिकॉर्ड कैसे करूं। तो मैंने फिर वो एक नया तरीका निकाला ज़मीन पे लिखने का। ज़मीन पे कोई लकड़ी पकड़ लेनी या कोई पत्थर पकड़ लेना, उससे मैं म्यूज़िक को एक जैसे हार्ट वेव होती है ना, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे जाती है, उस तरह करके मैं उसको लिख लेता था। वो मेरे घर की दीवारों पे कोयले से लिखना शुरू कर दिया। वो मुझे फिर याद रहता था कि ट्यून ऐसे जा रही है। फिर आपने स्कूल में, अगर आप स्कूल गए हैं जी, वहाँ पे भी आपने ये आपको कुछ म्यूज़िक का कोई मौका मिला था या स्कूल में कोई मौका नहीं मिला आपको? म्यूज़िक में शुरू प्राइमरी तक तो मैं बड़ा शाय होता था। इतना शाय होता था कि मुझे अगर स्टेज पे वो लोग खड़ा करते थे तो मेरे सामने अंधेरा आ जाता था। बिल्कुल इतना शाय होता था मैं। तो हाई स्कूल में एक दफ़ा मुझे माउथ ऑर्गन का शौक़ हुआ। वो माउथ ऑर्गन में लेकर आया, तो वो फिर 1-2 दिन के बाद मुझे परफॉर्मेंस का मौका भी मिल गया। तो वो मैंने ग्रेड 7 में परफॉर्म किया। अच्छा ये बताएं, ये वायलिन आपने कब से बजाना शुरू किया और ये कैसे आपके जहन में आया कि आपको वायलिन जो है वो सीखना चाहिए? वायलिन का शौक़ मुझे शुरू से था, बिल्कुल शुरू से। जब मैंने रईस भाई को देखा वायलिन बजाते हुए पहली मरतबा टीवी पे, और कुछ ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था हमारे पास, उसमें ऑर्केस्ट्रास चला करते थे, वेस्टर्न प्रोग्राम्स आते थे, तो ये बड़ा फैसिनेट मुझे करता था। मुझे लगता था जैसे ये कोई बात कर रहा है, यानी आप इंस्ट्रूमेंट, हाँ इंस्ट्रूमेंट के साथ गुफ्तगू जो है वो। हाँ जी, मुझे लगता था कि ये ह्यूमन के सबसे ज़्यादा करीब जो है वायलिन है। ह्यूमन वॉइस के सबसे ज़्यादा करीब वायलिन है। तो बस ये फिर अंदर ही फिर मैं वो एक नहीं होता रैकेट
जो होता है और एक स्टिक पकड़ के, तो आई यूज टू प्रिटेंड प्लेइंग वायलिन कि मैं वायलिन बजा रहा हूँ, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब सीखने का मौका मिला, कुछ असातिज़ा मिले मुझे, और मेरे भाई होते थे NCA में, उनके पास जाता होता था मैं, हर मंथ उनसे मिलने जाता था। तो वहाँ पे लाइब्रेरी थी उनकी, वहाँ से बुक्स लेनी मैंने, वहाँ पढ़नी, फिर थोड़े थोड़े करके फिर भाई ने मुझे गिफ्ट किया वायलिन 1991 में। वो पहला वायलिन था जो आप? पहला वायलिन था मेरा, मेरे भाई ने ख़रीदा था, उनसे बजा नहीं, तो मैंने पहले दिन पकड़ के उसको बजाना शुरू किया और मैंने बजा लिया। तो भाई ने मुझे कहा यू डिज़र्व इट, ओके, उन्होंने मुझे दे दिया। तो मतलब इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग के, उनके लेवल से अच्छा मैंने बजाया। ठीक है। वो मलका पुखराज का गाना है, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, वो गाना मैंने पहले ही दिन बजा लिया था। गुड। तो यानी पहले दिन अगर मैंने बजाया होगा तो वो इस तरह था। दिखाएं ज़रा बजा के। इस तरह करके, लेकिन वो जब कोई वायलिनिस्ट बजाता है तो फिर उसका मोड कुछ अच्छा सर, ये बताएं आप बाकायदा किसी से आपने, आपके उस्ताद कौन है जिनसे आपने सीखा हो? मेरे उस्ताद हैं रईस खान साहब। यानी वायलिन में मेरा जिसको कहते हैं रोल मॉडल, या वायलिन में जिसको कहते हैं मेरी इंस्पिरेशन जो है, सबसे पहले देखा ही उनको था। सही है, सबसे पहले देखा ही उनको था। तो मैं कहता था यार ये कितने लकी हैं, वो टीवी में भी आते हैं और बजाते भी हैं और इतना अच्छा बजाते हैं। तो फिर मुझे पता चला यहाँ इस्लामाबाद में होते हैं, मुलाकात तो नहीं, खैर काफ़ी अर्सा हम इधर उधर निकल के जॉब वगैरह के सीट में। तो फिर उनकी मेहरबानी, उन्होंने आके मुझे घर पे आके शागिर्द उन्होंने किया मुझे, तो आई रियली लव हिम। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आपके कितने शागिर्द हैं? मैं रहा हूँ टीचिंग में, प्रॉपर टीचिंग जो होती हैं जिसको कहते हैं एकेडमिक्स। मैंने BBC के साथ काम किया हुआ है, फ्रेंच एम्बेसी के जो स्कूल्स हैं उनके साथ काम किया हुआ है, जो अबू धाबी एम्बेसी है शेख जायद, इनके साथ काम किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे एकेडमिकली मेरे हंड्रेड्स में स्टूडेंट्स। ठीक है सर, हंड्रेड्स में। अच्छा सर, एक और चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो कोविड-19 है, इसके बाद ये जो म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हैं आपके, उनमें खासी ज़्यादा कमी नहीं वाक़ई हो गई? खासी कमी मेरे ख्याल में तो ज़ीरो पे चला गया हुआ काम। ठीक है, काम ज़ीरो पे चला हुआ गया है, क्योंकि मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा था यहाँ पे, वेडिंग सेरेमनीज़ पे रिसेप्शन म्यूज़िक। जी सर। रिसेप्शन म्यूज़िक जो है ये एक बड़ी ग्रेस देता है आपके प्रोग्राम को जी, बहुत ग्रेसफुल लगता है। लाइव वायलिन बज रहा हो, तबला बज रहा हो, साथ कोई और इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो और वायलिनिस्ट ऐसे घूम रहा हो बेशक, तो वो बड़ा ग्रेसफुल लुक एक देता है। वो मैं यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद में भी, यहाँ पे अब मैं कर रहा था। तो कोविड में तो सब ख़त्म हो गया। ठीक है, सैडली अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा सर, ये बताएं कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी में
म्यूज़िक को उस तरह से हमने बहसीत माशरा कबूल नहीं किया जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इसके बारे में सजेस्ट क्या करते हैं? क्या म्यूज़िक को हम बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा दें या फॉर्मल इंडस्ट्री? क्या हुकूमत करे और क्या सोसाइटी करे कि म्यूज़िक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके पाकिस्तान के अंदर? म्यूज़िक जब तक सिलेबस में नहीं आएगा ना, जब तक स्कूल्स में नहीं आएगा। देखिए हमारे बच्चों के स्कूल में जो एलीट स्कूल है वहाँ पे तो म्यूज़िक की बाकायदा क्लासेस होती हैं उनकी। वहाँ पे म्यूज़िक जो है वो एकेडमिक्स में नहीं है। ठीक है। वहाँ पे म्यूज़िक जो है एक क्वायर होती है और एज एन एंटरटेनमेंट एलिमेंट म्यूज़िक को लिया जाता है। हमारे जो एलीट क्लास का जो म्यूज़िक है, जो स्कूल्स म्यूज़िक है, जो स्कूल बेसिकली जो स्कूल म्यूज़िक होता है उसमें थ्योरी होती है, उसमें स्टोरी होती है, उसमें फिर आपने बच्चों ने कॉन्सेप्ट को कंपोज करना होता है। अगर कॉन्सेप्ट को बच्चे कंपोज नहीं भी कर सकते तो उन्होंने एटलीस्ट उनको पता लग जाता है कि हमने सुनना कैसे है, हमने क्या सुनना है, हमने कैसे सुनना है। ठीक है। अच्छा दूसरा बताएं, हुकूमत क्या करे म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए? एजुकेट नहीं होगी। अगर हम इनको एजुकेट कहते हैं तो भी मे बी समबडी वुड माइंड इट कि हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड पहले से ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। शऊर जब तक नहीं आएगा। हाँ, शऊर जब तक नहीं आता। म्यूज़िक आपको सिखाता है इकट्ठे रहना, लव करना, एक दूसरे की बात सुनना। आपने ऑर्केस्ट्रा देखा कभी? ऑर्केस्ट्रा में 1000 लोग बैठे होते हैं। वाह वाह वाह। 100 वायलिनिस्ट उनको कहते हैं राइट, फर्स्ट वायलिन्स, सेकंड वायलिन्स। फर्स्ट वायलिन कोई और बात कर रहे हैं, सेकंड वायलिन कोई और बात कर रहे हैं, वाह वाह वाह। पियानो कोई और बात कर रहा है, वाह वाह वाह। बेसिस्ट कोई और बात कर रहा है, ड्रम कोई और बात कर रहा है, वाह वाह वाह। फ्लूट ने कोई और बात करनी है और लीड पे जो है उसने कोई और बात करनी है और उन सब ने मिल के एक बात करनी है। वाह वाह वाह। डाइवर्सिटी इज ब्यूटी। डाइवर्सिटी इज ब्यूटी। बिल्कुल ठीक है। देखें वो, और सारे लोग बैठे सुन रहे होते हैं उसको, बात कोई नहीं करता उनके दरमियान। जब तक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है किसी ने बात नहीं करनी, जब तक ऑर्केस्ट्रा ख़त्म नहीं होगा किसी ने ताली भी नहीं बजानी। वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। म्यूजिशियन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। म्यूजिशियन आर्टिस्ट जो है आपकी सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, जिसने आइडियाज़ कंसीव करने होते हैं। जो दूसरी दुनिया में जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आइडियाज़ हैं, वो हमेशा एक आर्टिस्ट कंसीव करता है। वो कोई मैथमेटिशियन या कोई फिज़िक्स का आदमी तो नहीं कंसीव करता। अच्छा सर, हुकूमत क्या करे? फिर वही सवाल। इस हुकूमत को तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या करे क्या ना करे। जो कर रहे हैं अल्लाह के करे कि कुछ करें। और अगर म्यूज़िक के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी मतलब चलती हुई गवर्नमेंट से कहा जाए कि वो क्या करें, तो वो प्लेटफॉर्म्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बनाएं ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम करने की जगह मिले, मौका मिले। बिल्कुल ठीक। मतलब अगर किसी को शौक होगा वायलिन बजाने का, कोई मेरे पास आके तो 3 साल वायलिन सीख लेगा, 4 साल वायलिन सीख लेगा, वो जाएगा किधर? अपॉर्चुनिटीज़ आगे होंगी। वो मुझे देखेगा कि यार उस्ताद जी के पास ही काम नहीं है तो मैं कोई और काम कर लेता हूँ, मैं मोटरसाइकिल ठीक कर लेता हूँ, या किसी को देखेगा कि यार बड़े से बड़े उस्ताद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अब यही है कि आप अपना चैनल बना लें, उसको लोग फिर आप लोगों के घरों में जाएं जी, आप इसको सब्सक्राइब करें जी, बेल आइकन प्रेस करें, उनके कॉलिंग करें जी आप तो। लेकिन ये काम फ्लो में होना चाहिए, ये काम आपकी सोसाइटी में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि एज ए सोसाइटी, मैंने जैसे आपसे पहले भी किया था कि लोगों ने कबूल नहीं किया, तो ये शऊर के साथ साथ एक तो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाएं जिसके नतीजे में लोग आएँ, लेकिन दूसरा ये भी है कि आपको पता है कि हमारे मुआशरे में बड़ा ज़्यादा था कि मुख्तलिफ मेले ठेले होते थे, वहाँ पे लोग म्यूज़िक बजाते थे जी। एक तो ये 9/11 के बाद सिक्योरिटी की वजह से वो ज़रा उन्हें कम हो गए। हाँ जी। फिर शादियों में लोगों ने शुरू कर दिया है। आपका कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स हों
ताकि लोगों को एक तो एंटरटेन किया जा सके और दूसरा उन्हें बताया जा सके कि ये भी एक म्यूज़िक की ये भी एक फॉर्म है, इसको भी आप सुने, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदा की जाए। लेकिन हुकूमत, आप नहीं समझते कि हुकूमत कोई इस तरह के प्रोग्राम्स भी शुरू करे कि जहाँ पे जो म्यूज़िक से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म्स भी मुहैया किए जाएं और उनको मंथली कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाए? ये तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है म्यूजिशियंस के लिए स्टाइपेंड। देखें, एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, आपका जब दिल करता है, यानी गवर्नमेंट के जब दिल करता है तो वो किसी को एक को यानी वंस इन द ब्लू मून आपका मूड हुआ किसी म्यूजिशियन को बुलाना, आपने बुला लिया, अब उसको आपने नवाज भी दिया। जो लोग और बैठे हुए हैं, जो लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, पहले ऑर्केस्ट्रास थे, वो 71 के बाद हमारी इंडस्ट्री टूटी, कुछ बाहर भाग गए, कुछ इधर उधर चले गए। अब ये लोग और कुछ नहीं करते, ये लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, ये म्यूज़िक लर्न करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं, एंटरटेनमेंट के लोग होते हैं बेसिकली। हम पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, उन पर बड़ी लिमिट्स हैं, बहुत लिमिट्स हैं उन पर। हमारी रिलीजियस लिमिट्स हैं, फिर उसमें हमारी सोशल लिमिट्स हैं, बहुत सारी लिमिट्स हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने दुनिया में क्या देखा है, मैं मुख्तलिफ ममालिक में गया हूँ, वहाँ पे आप मार्केट के अंदर या किसी भी जगह पे जाएं जहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हो, तो एक बंदा बैठा हुआ वायलिन बजा रहा होगा या कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके वो बैठा होगा। जी। और लोग आएंगे, बैठेंगे उसके पास, वो सुनेंगे उस अपनी मर्जी की चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें। कुछ देना चाहता है तो कुछ दे के चला जाए, वो किसी से मांगता नहीं है, मांगते नहीं है किसी से। ये ट्रेडिशन पाकिस्तान में क्यों नहीं है? देखिए, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, पाकिस्तान में असल में हमारी जो सोसाइटी है ना, वो सोसाइटी एजुकेटेड नहीं है। इन्होंने किताबें पढ़ी हैं और इन्होंने किताबें पढ़ी हैं नौकरियां करने के लिए। वाह वाह। इन्होंने इल्म हासिल करने के लिए किताबें नहीं पढ़ी हैं, शऊर के लिए नहीं पढ़ी। शऊर के लिए नहीं पढ़ी किसी ने भी नहीं पढ़ी। अच्छा सर, हमने ज़्यादा खुश बातें कर ली हैं। जी। आपसे गुजारिश ये है कि आप मेहदी हसन साहब की और जो आपको एक दो चीज़ें पसंद हैं वो हमारे जो देखने वाले उनको सुनाएं, मैं आपको, ताकि वो सब एंजॉय कर सकें। पहले सुनाता हूँ, आज जाने की जिद ना करो। प्लीज़।
आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई अपनी पसंद की कोई जो है ना एक चीज़ सुनाएं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। इस पर थोड़ा सा आप ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। पाकिस्तानी इंडियन कुछ भी हो सकता है, कोई जो दिल है आप हो जाए। वाह 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 वाह। इफ्तिखार साहब बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। और हम देखने वाले और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे साथ आप जब कभी हम मायूसियों की किस तरफ जाना शुरू करेंगे तो हम आपको बुलाया करेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और ये म्यूज़िक के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। तो खैर क्या होगा, डेफिनेटली आप भी डिज़र्व करते हैं। चूँकि मैं आपको बताऊँ, जब इंसान किसी मायूसी में किसी यानी वो अगर बहुत अपने आप को फील कर रहा हो, उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो उसे आके म्यूज़िक सुनना चाहिए। वाह, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच जी। एक नए एपिसोड तक महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।